ओके। सो बेटा जी, ये हमने अभी तक समझा है ना, ये सारी फील्ड्स वगैरह हमने समझ ली। हमारे पास अब फाइनली दो फील्ड्स हैं, बाहर एयर में ई नॉट है ना, और स्लैब के अंदर ये रिजल्टेंट जो आ गई वो आ गई ई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये देखो आप, हमने स्टार्टिंग में ये लिख के रखे थे, ये है ना, ये दो चीज़ें हमने लिख के रखी थी, वो अब हमने यूज़ करनी है। एक चीज़ हमने और यूज़ करनी है, वो आपने इक्वेशन, आप अपने नोट्स पलट के देखना, हमने किया था E इज़ इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये वाला एक्सप्रेशन हमने किया हुआ है। अगर इस एक्सप्रेशन के नेगेटिव साइन को मैं नज़रअंदाज करूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से बात करूँ, तो मेरा एक्सप्रेशन आता है E इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आता है। यानी यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलता है दैट पोटेंशियल इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। ये आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कहाँ से आया? पेरेंट एक्सप्रेशन ये था, इसमें से आपने नेगेटिव साइन को नज़रअंदाज किया, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड वगैरह कंसिडर की और चेंज को भी हटा करके बोला ये पोटेंशियल है और ये डी आर मतलब डिस्टेंस आता था। सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो हैं और उनके डिस्टेंसेस देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में जहाँ डिस्टेंस है d माइनस टी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, है ना। और जहाँ डाइलेक्ट्रिक है, जहाँ डिस्टेंस t है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ये स्टेप समझ में आया आपको? इस दूरी तक ये t है ना, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की दूरी कितनी है t, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, और ये पूरी दूरी थी कितनी d, लेकिन हमने ये पहले पढ़ा था कि एयर कितनी दूरी तक के लिए है, t को हटा दो इसमें से, सो d माइनस टी में एयर है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम लेके चलना है, हमने v पोटेंशियल इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई द डिस्टेंस, अगर इस फॉर्मूले को हमने लेके चलना है तो हमारे पास ये देखिए ये बनता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, ठीक है, एयर में है ना, डिस्टेंस कितना है d माइनस टी, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, किस में है, स्लैब में, डिस्टेंस कितना है t। ये स्टेप ही मेन समझने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया देन द डेरिवेशन बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करते जाना, जो हमने पहले के पढ़े हैं बस उनको लिखते जाना। हमने पहले पढ़ा था E नॉट डिवाइडेड बाई E इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके E को ऊपर ले जाओ तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नीचे आ जाएगा, तो E के बदले आपने लिखा E नॉट डिवाइडेड बाई K। ठीक है, अब देखने में ही समझ में आ रहा है E नॉट दोनों तरफ है, आप उसको क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो आपने E नॉट को कॉमन ले लिया, देखो ले लिया E नॉट को कॉमन। E नॉट को कॉमन ले करके ब्रैकेट के अंदर बचा d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, लेकिन E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो ये भी आपने पढ़ा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जो होती है उसकी वैल्यू आती है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 2-3 बार हम कर चुके हैं। तो E नॉट का मतलब है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया किसका, प्लेट्स का, पीछे लिखा है। सो सिग्मा के बदले Q डिवाइडेड बाई A आएगा, एप्सिलॉन नॉट तो है ही है और ब्रैकेट पूरा का पूरा वैसे ही चल रहा है। यहाँ से अगर Q डिवाइडेड बाई V लेना है तो V को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, तो ये A एप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो Q बाई V बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ गया। लेकिन हमें पता है कि Q बाई V जो है वो होता है कैपेसिटेंस। यहाँ हमने M लगाया है। क्यों M लगाया है? क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ आ रहा है ना, स्लैब है ना अंदर, इसीलिए हमने इसको CM बुलाया। तो CM बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, इसके बदले FCM लिख दिया। अब अगर इन्होंने एक स्टेप और आगे लिया, इन्होंने कहा कि मान लो ये जगह पर खाली नहीं है, यहाँ भी तुमने पूरा एक प्लेट से टच करते हुए दूसरे प्लेट तक तुमने स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ही लगा दिया है ना। तो ये जो T है ये किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा ना, हाँ है ना। तो अगर अब इस एक्सप्रेशन में अब आप बोलते हो इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, तो T विल बी इक्वल टू D। तो यहाँ भी D, यहाँ भी D। ठीक है, सब जगह D लिखने से ये D और ये D कट गए, बचा सिर्फ D बाई के। अब ये K देखो 2 बार डिवाइड हो रहा है, डबल डिवाइड हो रहा है, डबल डिवाइड होके ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आपके पास रह जाएगा A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाइड बाई K। आप याद करो आपने ये किया है एक आधे दिन पहले कि ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। आपने सिर्फ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था, अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं था, एयर था, तब आपने निकाला था A एप्सिलॉन बाई D। ठीक है ना। तो इसके बदले यहाँ इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो इक्वेशन बन गया CM इज इक्वल टू KC0। के डाइलेक्ट्रिक है, ये कैपेसिटेंस स्लैब के साथ है, ये कैपेसिटेंस स्लैब के बिना है। यानी K की वैल्यू हमेशा हमेशा K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। यानी ये 1 से ज़्यादा होने के कारण इसका मतलब CM हमेशा C0 से बड़ा होगा। यानी जब तुम एक डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डालते हो तो वो डाई इलेक्ट्रिक, हालांकि वो इंसुलेटर है, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को बढ़ाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर 3 मार्क। ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक के डालने पर स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण कैपेसिटेंस बढ़ता है। ओके।